चलो, आप क्या टॉपिक चला रहे थे पिछला? जनजातियां आपने करी है, और अभी तक तो कोई जनजाति करी नहीं, बस थारू कर रहे थे। ठीक है, देखो, हमारे राज्य में 1967 में 5 कम्युनिटीज ऐसी है जिन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया है ना। आपको पता चल गया 1967 5 ऐसी कम्युनिटी हुई जिन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। 5 कम्युनिटी जिनको जनजाति का दर्जा मिला, उसमें से सबसे पहली कम्युनिटी आपने कल जो उठाई वो थारू थी। ठीक है, थारू जनजाति हमारे राज्य में सबसे ज्यादा संख्या में निवास करने वाली जाति। मतलब जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो ये पाया गया कि सबसे ज्यादा संख्या थारुओं की है 2011 की जनगणना में। सबसे पहले आपने थारू जनजाति की उत्पत्ति के बारे में जाना। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार थारू मंगोल परिवार की शाखा से संबंधित है, जबकि स्थानीय परंपराओं में ये मान लिया जाता है कि थारू जो है वह राजस्थान से आए हैं, रानी पद्मावती वगैरह वगैरह वो कहानियां चलती। तो राजस्थान के राजपुताना से ये अपना संबंध मानते हैं इनके लोकल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। और वैसे अगर आप देखो मानव वैज्ञानिकों के अनुसार, तो मानव वैज्ञानिकों के अनुसार थारू जनजाति की उत्पत्ति मंगोल परिवार से हुई है। फिर सामाजिक व्यवस्था आप बना रही थी कल। देखो, थारू जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में समाज किस प्रकार का होता है? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब है महिलाओं की तुलना में पुरुषों के पास ज्यादा पावर होना। समाज कैसा है? तो समाज मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक समाज के बाद आपने पढ़ा कि थारू जनजाति में जो विवाह है, शादी है, साधारणतया विवाह के 2 प्रकार होते हैं। विवाह के पहले प्रकार को काज कहते हैं और एक होता है डोला। काज सामान्य विवाह है। डोला जब कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर दिया जाता है, तो कन्या अपहरण पद्धति पर जो विवाह थारू समाज में आयोजित किए जाते हैं उनको डोला कहते हैं। विवाह के बाद इस समाज में विधवा विवाह की भी व्यवस्थाएं प्रचलन में है। ठीक है, विधवा विवाह। विधवा विवाह के कितने प्रकार हैं? तो विधवा विवाह के 2 प्रकार हैं, चुटकटा और उठान। चुटकटा नामक विवाह जब होता है, ये एक विधवा विवाह का प्रकार है। और आपने पढ़ा कि चुटकटा विवाह में लठ भरवा भोज जैसी प्रथाएं प्रचलित होती है। उस समय लठ भरवा भोज की प्रथा पाई जाती है। ठीक, 3 टिकटी प्रथा थी प्राचीन काल में। विवाह करते समय 3 टिकटी प्रथा, यानी कि जब आप लड़के के लिए रिश्ता लेने जा रहे हैं तो जिस घर आप रिश्ता लेने जाएंगे उस घर में एक रिश्ता नहीं जोड़ा जाएगा, 2-3 रिश्ते एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो 3 टिकटी प्रथा प्रचलन में थी। लास्ट हमने पॉइंट देखा कि थारू जनजाति के अंदर जो परिवार है वो किस प्रकार का है? तो संयुक्त। यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार की प्रथाएं आपको थारुओं में मिलेंगी और थारुओं के बाद आप आगे बढ़ोगे तो जौनसार में मिलेगी। अन्य उत्तराखंड की बाकी ट्राइब्स में संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं पाई जाती है। संयुक्त परिवार, कंबाइंड फैमिली, सब लोग साथ रहेंगे, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो जब हम थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की बात करेंगे तो मैंने कल भी कहा था कि परिवार चलाना कठिन होगा। बड़ा परिवार, एक फैमिली में 200-250 लोग हों, फैमिली को कैसे चलाया जाता होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं थारू लोग? थारू जनजाति में प्रत्येक परिवार में, जो इनका संयुक्त परिवार होता है, प्रत्येक परिवार में परिवार का एक मुखिया चुना जाता है। ठीक है, परिवार का एक मुखिया चुना जाता है। अब पूरी फैमिली के फाइनल डिसीजन कौन लेगा? तो सर मुखिया ही फाइनल डिसीजन लेगा। तो थारू जनजाति में परिवार का जो मुखिया होता है उसे सर गंधूर कहते हैं। गंधूर, ये छोटे छोटे वर्ड याद आपको रखने हैं। थारू जनजाति में परिवार का जो मुखिया चुना जाता है उसे कहते हैं गंधूर। हर फैमिली, क्योंकि बड़ी फैमिली है, 200, 250, 300 लोगों का परिवार है, तो ये 250, 300 लोग आपस में क्या करेंगे? सबसे पहले परिवार का एक मुखिया चुन लेंगे। परिवार का जो मुखिया चुना जाता है, मुखिया को क्या कहते हैं? उसको गंधूर कहते हैं। गंधूर। थारू जनजाति में प्रत्येक परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तब आप कहेंगे गंधूर। ठीक है, उसे गंधूर कहते हैं। अच्छा, जनरली क्या होता है कि अगर हम उत्तराखंड के समाज को देखें तो परिवार का जो मुखिया है, जनरल स्थिति में परिवार का मुखिया किसे बनाया जाता है? दादा, पिता, यानी घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, साधारणतया जब तक वो उसके पास पावर है तब तक वो घर का मुखिया होता है। यानी उत्तराखंड के पर्वतीय समाज में घर के मुखिया का चयन उम्र के आधार पर होता है, लेकिन थारुओं में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। थारू जनजाति में परिवार का जो मुखिया है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, बल्कि योग्यता के आधार पर बनता है। यानी 20 साल के लड़के को भी फैमिली का मुखिया बनाया जा सकता है अगर वो उस योग्य है।
तो थारू जनजाति में परिवार का मुखिया गंधूर कहलाता है और गंधूर का चयन योग्यता अनुसार होता है। योग्यता के आधार पर अगर उसमें परिवार का मुखिया बनने की योग्यता है तो उसे परिवार का मुखिया बना दिया जाता है। ठीक है, गंधूर, थारू जनजाति में परिवार का मुखिया गंधूर कहलाता है, गंधूर। ऐसे ही स्त्री वर्ग जो महिलाएं होंगी तो गंधूर की जो पत्नी है उसको फिर गंधूरेण कह देंगे। और गंधूरेण जो है वो जो भी फैमिली के अंदर फीमेल वर्ग है उसको लीड अप करेगी। तो गंधूर वह थारू जनजाति में परिवारों का मुखिया होता है। दूसरा कठिन काम क्या है? एक तो कठिन काम ये फैमिली कैसे चलाए। मेरा मानना ये है कि थारू जनजाति में खाना बनाना वो भी एक कठिन काम होगा। खाना बनाना, वैसे तो सब लोग मिलके खाना बना लेंगे पर क्या बनाना है, कब बनाना है, अगर ये डिसीजन हम फ्री छोड़ देंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर पूरे परिवार में से भोजन विभाग की एक अध्यक्ष बना देते, एक महिला को। जैसे खूब सारी महिलाएं, 250 लोग है फैमिली में, उसे मान लो 70-75 महिलाएं हैं, तो इन 70-75 महिलाओं में से किसी एक महिला को भोजन विभाग की अध्यक्षा बना दिया जाएगा। तो वो खाना नहीं बनाएगी पर वो पूरा किचन जो है ना उसके अंडर में आएगा। तो थारू जनजाति में भोजन विभाग की जो अध्यक्षा होती है उसे कहते हैं भंसाहेरी। इसे भंसाहेरी कहा जाता है, भंसाहेरी। परिवार का मुखिया गंधूर होता है और भोजन विभाग की जो अध्यक्षा बनाई जाती है उसे थारू जनजाति में भंसाहेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साधारण सी सामाजिक व्यवस्था है, कुछ ज्यादा उलटफेर इसमें नहीं है। अगर आप देखें तो समाज में बहुत साधारण सी चीजें, विवाह के प्रकार, विधवा विवाह, संयुक्त परिवार की प्रथा, फैमिली का एक मुखिया चुन लेना, गंधूर उसको कहते हैं, भोजन विभाग उसमें भंसाहेरी आ जाती है। तो बहुत साधारण सी बात है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग सी बात नहीं। ठीक, अब जनजातियों के अंदर अगली बात जो आपको समझनी है, जो समझने वाला पॉइंट है कि जब कभी भी हम किसी जनजाति के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी भी जनजाति के बारे में, तो जनजातियों को अंग्रेजों के द्वारा जनजाति नाम या ट्राइब्स नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो प्राचीन काल से ही राजा के शासन के अधीन नहीं आते हैं। उन्हें राजाओं का शासन कभी भी अच्छा नहीं लगा, तो वो लोग अपना शासन स्वयं चलाते हैं। प्राचीन काल से जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता कि उन्होंने कभी भी किसी के अधीन काम नहीं किया है, वो अपना शासन स्वयं चलाते थे। एक गांव है और उस गांव में हर चीज की व्यवस्था वो स्वयं से करेंगे। तो किसी भी गांव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था से भी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो उस गांव के नियम कानून बनाएगी और उनका अनुपालन करवाएगी, उसे पंचायत कहते हैं। पंचायत एक कॉमन वर्ड है ना, चलो पंचायत बैठाओ, पंचायत ने क्या फैसला सुना है। तो थारू जनजाति में अगली चीज जो आपको सीखनी है वो थारुओं का पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है। थारू जनजाति की पंचायती राज व्यवस्था, यहां पर पंचायतों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। थारू जनजाति की पंचायती राज व्यवस्था समझना, हर जनजाति की अपनी खुद की पंचायती राज व्यवस्था होती है, कुछ की नहीं होती, अधिकांश की होती है। हर जनजाति की अपनी स्वयं की एक पंचायती राज व्यवस्था होती है, पंचायतों का सिस्टम होता है। और किसी भी जनजाति की जो पंचायती राज व्यवस्था है वहां से परीक्षा में प्रश्न पूछने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पंचायती राज सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। जैसे आपने सुना है कि जौनसार भाबर में जो वहां की पंचायत होते हैं, जौनसार की जो पंचायतें होती है उनको कहते हैं खुमड़ी। खुमड़ी मतलब पंचायत, तो खुमड़ी को बैठाओ मतलब पंचायत को बैठाओ। तो पंचायत का एक नाम भी होता है, जैसे जौनसार में पंचायत को कहते हैं खुमड़ी। ऐसे ही जब हम थारुओं की पंचायत के बारे में पढ़ते हैं तो थारुओं की जो पंचायत है इसे कहते हैं बिरादरी। थारुओं की पंचायत का नाम क्या होता है? बिरादरी होता है। बोक्सा की भी पंचायत बिरादरी ही होती है, कंफ्यूज नहीं होना आगे जाकर के। बोक्साओं की जो पंचायत है वो भी बिरादरी है, क्योंकि थारू और बोक्सा दोनों अलग कम्युनिटी नहीं है। पहले वो दोनों साथ ही रहते थे और एक समय के बाद दोनों में अलगाव आया, दोनों अलग अलग हो गए। तो सबसे पहली बात कि थारू जनजाति की पंचायत का नाम क्या होता है, तो इनकी पंचायत का नाम होता है बिरादरी। पहली बात इसको समझना। अब देखो कैसे इनका पंचायती राज सिस्टम चलता है। जौनसार की पंचायत को क्या बोलते हैं? खुमड़ी। खुमड़ी जौनसार में पंचायत का नाम है। फिर पंचायत का एक मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, यानी गांव का प्रधान, आप उसको समझ लो। उसके भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जौनसार भाबर में खुमड़ी का जो अध्यक्ष होता है, गांव का जो मुखिया होता है, उसको सयाणा कह देते हैं। तो सयाणा मतलब गांव का मुखिया होता था ना, अभी तो पंचायती राज सिस्टम है, अब तो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, आप अपना प्रधान खुद चुनेंगे। तो जैसे जौनसार में पंचायत का नाम खुमड़ी है तो यहाँ पंचायत का नाम क्या है? बिरादरी।
जैसे जौनसार में पंचायतों के अध्यक्ष को बोलते हैं सयाणा, तो ऐसे ही जब हम थारू जनजाति के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पंचायत को तो बिरादरी कहते हैं, पर पंचायतों का जो अध्यक्ष है, मतलब एक हिसाब से जो ग्राम प्रधान होता है, इस भाई को महास्तो या महतो कह देते हैं, महास्तो या महतो। तो ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट है पेपर के लिए आपके। थारू जनजाति में पंचायतों के मुखिया को क्या कहा जाता है? सर महास्तो कहते हैं या फिर महतो, महतो या महास्तो। तो महतो और महास्तो की भूमिका थारू जनजाति में लगभग वैसी ही है जैसी जौनसार में सयाणा की भूमिका है। जैसे जौनसार में तो सयाणा, वैसे ही थारू जनजाति में जो मुखिया होगा, मुखिया को महास्तो या महतो कहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हेड है, लीडर है। अब जनजातियां एक अच्छी चीज समाज को बताती है कि पंचायत जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य न्याय करना भी है। गांव का प्रशासन तो चलाना ही है, साथ ही साथ पंचायतों का काम न्याय करना भी है। और जब कभी भी न्याय किया जाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्याय किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना। एक व्यक्ति को यदि न्याय की जिम्मेदारी दे दी गई तो वो एक अच्छा सिस्टम नहीं माना जाएगा। अगर मुझे आप न्याय की व्यवस्था दे दें तो हो सकता है कि जिन लोगों के मुकदमे में सुन रहा हूं उसमें किसी एक व्यक्ति से मेरा पहले से ही मनमुटाव हो, तो मैं अपनी मेंटालिटी सेट कर सकता हूं ना। अगर मैं अकेला न्याय सुना रहा हूं, आप में दो लड़कों की लड़ाई हुई, दो लोग बच्चों की लड़ाई हुई, आपने कहा गुरुजी इसके मेरी लड़ाई हुई, एक पक्ष ऐसा है जिसको देख के मैं खुद चिढ़ता हूं, तो मैं सुनूंगा दोनों की, लेकिन लास्ट में मैं झुकाव किसकी तरफ रहूंगी? यही अपराधी है, ऐसा कर दूंगा मैं, है ना। तो इसलिए एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो न्याय नहीं होना चाहिए। तो थारुओं में भी ऐसा ही है कि सिर्फ महतो जो है ना वो फाइनल डिसीजन नहीं लेगा। हाँ, जौनसार में ऐसा जरूर है, जौनसार में बड़ा पावरफुल है सयाणा। सयाणा मतलब उसके पास अल्टीमेट पावर है, वो अपने नीचे किसी को नहीं रखता था। लेकिन थारू में जब हम देखते हैं तो पंचायतों का हेड है महास्तो, तो सबसे ऊपर कौन बैठेगा? इसके नीचे इन्होंने पंचायतों का एक उपाध्यक्ष बनाया होता था, एक था अध्यक्ष और एक था उपाध्यक्ष। तो पंचायतों का जो उपाध्यक्ष होता था उसको कहते थे बदधर। थारू जनजाति में पंचायतों को किस नाम से जाना जाता है? तब आपका आंसर हुआ बिरादरी। बिरादरी का अध्यक्ष क्या होता था? तो महास्तो या महतो। और उपाध्यक्ष कौन होता था? बदधर। ठीक है, अब सुनो, बदधर के नीचे 5 लोग और बैठेंगे, उन्हें कहा जाता था पंचगण। बदधर के नीचे 5 और लोग बैठेंगे और फिर बनता था पंचगण, उनको बोलते पंचगण। तो पंचगण मतलब 5 लोग ये हो गए और उसके ऊपर बैठे बदधर। बदधर उपाध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 5 और 2 7, ये 7 लोग बैठेंगे और फिर पंचायत अपना कोई फैसला सुनाएगी। तो पंचायत में टोटल सदस्य इनके कितने हो रहे हैं? 7 लोग हो रहे हैं, ये 7 लोग बैठेंगे। और इसके नीचे जब पंचायत बुलाई जाएगी तो पंचायत में ऐसा सिस्टम नहीं था थारुओं में कि चलो सब के सब चलो। प्रत्येक परिवार का सिर्फ मुखिया, और मुखिया को क्या कहते हैं? देखो, गंधूर। तो इसके नीचे सारे गंधूर आएंगे, तो वो भी अपना डिसीजन जो भी उनको लेना होगा वो सब कुछ वहां पर डिसाइड करेंगे। अब देखो, ये इनका पंचायती राज सिस्टम है। जहां तक बात शासन व्यवस्था चलाने की, तब हम इस पर टच नहीं करते, हम बात न्याय की करते हैं कि पंचायतों का एक काम न्याय करना भी होता है। तो जिस समय बात न्याय क्षेत्र की हो तो ऐसा माना जाता है कि न्याय जो है ना, वैसे न्याय फ्री होना चाहिए, पर न्याय के फ्री होने के भी नुकसान है। देखो, अगर आपने जुडिशियरी को, न्यायिक कार्यों को फ्री कर दिया तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत छोटे छोटे मामले भी पंचायत में जाएंगे। अगर आप ये कह दो कि आओ पंचायत में, हम आपका फैसला सुनाएंगे, और इसके बदले सर जिनका फैसला आप सुनाओगे उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे, मान लो कहा कि रुपए नहीं पड़ते, आ जाओ ऐसे ही, तब तो आप छोटी छोटी बात पे चले जाओगे ना, बहुत छोटी बात पे, गुरुजी इसने मेरे ऐसा मारा, न्याय करो। अगर पैसा ही नहीं पड़ रहा तो छोटी छोटी बात पे, सर मेरे को घूर रहा था, पंचायत बैठाओ, इतनी छोटी बात। फ्री का है तो क्या दिक्कत है? अगर आपने पंचायतों में शुल्क लगाना शुरू कर दिया, न्याय के पैसे लेने शुरू कर दिए, तब अगर तुम्हारे 10-12 थप्पड़ भी लगे हैं तो चुप हो जाओगे ना। होता है ना ऐसा। आज आप हर एक मामले को पुलिस स्टेशन में ही क्यों निपटा देते हैं? सर आगे जाएंगे तो खर्चा बहुत लगेगा, पुलिस आपको ढंग से समझाएगी बैठ के, बेटा छोटा मोटा मामला क्या हुआ है, आपने कहा सर मर्डर हुआ है, ओहो मर्डर हुआ ना, चलो मुकदमा लिखो, बड़ा मामला है, क्या हुआ है, चोरी कितने रुपए की, 10 रुपए की। अब पागल है क्या भाई 10 रुपए की? अब जब कोर्ट में तो जो पर्चा भरेगा ना, वही पर्चा तेरे को 150-200 रुपए का पड़ जाएगा। इसलिए पंचायतों में शुल्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई सी भी पंचायत होती है वो पंचायतों में एक शुल्क जरूर अप्लाई करती है। नाम होते हैं उसके, जैसे जौनसार में उसको बिस्ताड़ा कहेंगे हम, जौनसार में पंचायतों के द्वारा जो शुल्क लगाया जाता है बिस्ताड़ा। तो अब आप समझो कि 2 लोग हैं, ए और बी नाम का व्यक्ति है।
इनका कोई मुकदमा है, इनकी कोई लड़ाई आपस में चल रही है, इन्होंने पंचायत को कॉल किया, इन्होंने पंचायत को बुलाया है। तो जब ये दोनों लोग पंचायत को बुलाएंगे तो इनकी पहली जिम्मेदारी क्या होगी कि सर इन्हें पंचायत शुल्क देना पड़ेगा, नहीं तो फ्री कर देंगे तो फिर समझ रहे हो ना दिक्कत आएगी। तो इसके लिए इनके लिए पहली व्यवस्था क्या करी गई, सर ये पंचायत शुल्क देंगे, पंचायत को पैसा देंगे। अब पैसा डायरेक्टली नहीं लेते हैं। एक बहुत बड़े मानव वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था क्रुक। क्रुक एक मानव वैज्ञानिक हुआ। क्रुक ने कहा कि थारू का नाम थारू क्यों पड़ा, तो क्रुक का मानना है कि थारू जनजाति का नाम थारू इसलिए पड़ा क्योंकि वो दारू बहुत पीते हैं, खत्म। उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। किसी भी जनजाति का शराब का प्रचलन प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में खूब होता है, खूब प्राचीन काल में। तो वो कहते हैं कि थारू जनजाति के लोग शराब पर बहुत ज्यादा आश्रित हैं। शराब को कहते हैं दारू, दारू से निकला थारू, जबकि उनकी खुद की मान्यता ये नहीं है। थारू जनजाति के लोगों का कहना है कि हम थार से आए, थार मतलब थार का मरुस्थल राजस्थान, इसलिए हम थारू हैं। पर कुर्क मानता है कि शराब का प्रचलन बहुत ज्यादा है, और वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्राचीन काल में थारू जनजाति में शराब का बड़ा प्रचलन था। तो अब जो पंचायत शुल्क लगता है ना, जैसे ए और बी नाम के लोग हैं, ये पंचायत बुला रहे हैं, तो पंचायत शुल्क के रूप में यह पंचायत को शराब ही पिलाएंगे, वही है योग्य शुल्क। पंचायत बुला रहे, हाँ बुला दो, तो भाई देख एक तो अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 5 पंचगण है, और गांव में मान लो 15 गंधूर है, 15 परिवार के मुखिया है, टोटल हो गए 20 लोग। 20 लोगों की दारू व्यवस्था कर और चल पंचायत बुला देते। और दारू के साथ पीछे से खाना पीने के लिए तो मुर्गा भी चाहिए, बकरा भी चाहिए, ये सब व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी, नहीं तो पंचायत नहीं बुलाई जाएगी। अब पूरा बेसिक सिस्टम समझो, जो शायद भारतवर्ष क्या दुनिया में बहुत कम ऐसी ट्राइब्स होंगी जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है। पंचायत बैठी, पंचायत में सबसे ऊपर कुर्सी पर मैं तो बैठा, बगल में बद्दर बैठा, नीचे पंचगण बैठा, ए और बी आए, ये दोनों के दोनों लोग आए, चलो सर पंचायत शुरू करो। तो पंचायत शुरू करते ही क्या होगा, ये कितने लोग हैं, 5, तो 1 2 3 4 5 गिलास इनके सामने रखे, 1 गिलास इसके सामने, 1 गिलास इसके सामने, ए और बी तल आए दारू बोतल, तो ऐसा डाला 1 पैक इनका, लो भाई जी। अभी पंचायत शुरू नहीं हुई, पहले 1 पैक बना दिया इनका सबका, 1 गिलास दारू दे दी इनको। अब ये जितने भी लोग हैं, ये प्राचीन कालीन व्यवस्था ना, आज के समय तो कोर्ट है, आईपीसी सीआरपीसी सब जगह चल रहा है, तो ऐसा करके शराब डाल दी इनकी गिलास में। अब सबसे पहले ये 1 गिलास दारू पियेंगे, और अब पूछेंगे अब बता क्या हुआ, 1 गिलास दारू पी के। तो अब इसने कहा सर इसने हमारी भैंस चुरा दी, मान लो ए ने कहा सर इसने हमारी भैंस चुराई है, ऐसा तो हुआ, ए ने अपनी पूरी बात कही। अब बी जो बात कहने वाला होगा ना, तो बी को बात नहीं कहने देंगे। अब बी को अपनी बात कहने से पहले फिर आना, फिर इनका गिलास भरना फिर से। अब भाइयों को दूसरा पैक लग गया, सेकंड पैक लग गया, नशा भी हो रहा होगा ना इनको, अब दूसरा पैक पी लिया। अब इन्होंने बी की बात सुनी, अब ए को अपनी बात कहनी है, चल डाल। तो ऐसा शराब पीते हैं। हो क्या रहा है यहाँ, न्याय, और न्याय के समय पी क्या रहे, शराब। ये प्रचलन बहुत कम है ना। सोचो अगर आपको पता चले कि जो जज आपका फैसला सुना रहा है वो शराब के नशे में टन हो रखा, तो आप अबे भाई शराबी आदमी है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं मानते, यहाँ एक और प्रथा पर चलते हैं। आप लोग पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, तो बताओ तुम्हारे गांव में तुमने किसी न किसी के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि दारू पी के आदमी झूठ नहीं बोलता, नहीं, चाहे बोलता ही होगा तो क्या पता तुम, लेकिन बोलते नहीं। बेटा ऐसे दारू, भाई जी क्या बात करे, दारू पी के बोले, भयंकर झांझी होते नहीं गाँव के, हमारे गाँव में है 2-3 ऐसा लगा था गले पे, दारू पी के वो झूठ बोलता बल, और सबसे ज्यादा झूठ बोलता हूँ, सबसे ज्यादा। पर एक प्रथा बना रखी है, ऐसा हो भी सकता है। माना यह जाता है कि कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसका तंत्रिका तंत्र सुन्न हो जाता है। जब नार्को टेस्ट में किसी से सच उगलवाना है तो नार्को टेस्ट में भी उसको नशीले इंजेक्शन ही दिए जाते हैं कि उसका तंत्रिका तंत्र सुन्न हो जाए और जो पूछे उसका सीधा सीधा जवाब आ जाए। तो थारुओं में ये परंपरा है, वो ये मानते हैं कि जब हम शराब के नशे में होंगे तो हम पक्षपात नहीं करेंगे, किसी एक पक्ष की साइड ज्यादा झुकाव नहीं होगा, तब हम निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाते हैं। इसलिए ये जो पंचगण है, ये पंचगण मद्यपान किए होते हैं तो इनको मद्यप कहते हैं। मद्यप मतलब मध्य मतलब होता है शराब, मद्यपान किए हुए पंचगण होते हैं। तो एक अलग प्रथा है, और किसी भी ट्राइब की जो अलग प्रथाएं हैं वही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो अब आप नीचे से लिखो, थारू जनजाति में न्याय के समय शराब पीने की प्रथा प्रचलन में थी। न्याय के समय थारू जनजाति में न्याय के समय शराब पीने की प्रथा प्रचलन में थी। न्याय के समय शराब पीने की प्रथा, न्याय के समय शराब पीने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? हाँ, तो थारू जनजाति में न्याय के समय शराब पीने की प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, न्याय के समय
शराब पीने की प्रथा प्रचलन में थी। चलो, थारू जनजाति की पंचायत का नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे? बिरादरी इनकी पंचायत होती है। और बिरादरी का मुखिया कौन होता है? महतो या फिर महास्तो होता है। अब आप बताओ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जौनसार भाबर से हैं? बताओ मुझे 2-3 बच्चे। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे जौनसार भाबर में क्या तुम्हारे गांव का प्रधान भी होता? चुनाव होता है? हाँ जी सर, हर 5 साल बाद चुनाव होता है। जो आपके गांव का प्रधान होता है उसको क्या बोलते हो? प्रधान बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? बाकी लोग क्या बोलते हैं? प्रधान। तुम भी क्या बोलते हो? प्रधान। वो गांव में जौनसार भाबर में सब जगह आज तो पंचायती राज सिस्टम है, तो जो आपके गांव का प्रधान है वो पूरे पंचायत का हेड है। पर मुझे ये बताओ, जब निर्णय लेना हो देवता का, जब निर्णय लेना हो गांव में पांडव नृत्य होगा, देवता संबंधी नृत्य, धर्म संबंधी नृत्य, तो उस समय क्या प्रधान जी फैसला सुनाते हैं कि सयाना? तब सयाना फैसला सुनाएगा। वैसे भारत सरकार ने नियम बना रखा है, पंचायतों का हेड प्रधान जी होगा, वो निर्वाचित होता है। लेकिन मामला धार्मिक हो, धर्म का हो, संस्कृति का हो, कल्चर का हो, तो प्रधान जी चल किनारा ना, तो सयाना फैमिली से, जो सयाना फैमिली से आज भी सयाना जो होंगे ना, उनको बुला देंगे, भाई जी ये मामला तो आपका है। तो जब छोटे मोटे मामले, लड़ाई झगड़े ये सब कुछ हो, तब ये सिस्टम काम कर रहा है। जब मामला धर्म का हो, जाति का हो, संस्कृति का हो, तब थारुओं की अलग पंचायत होती है, उसको जातीय पंचायत कहते हैं, जातीय पंचायत। तो बड़े ध्यान से करना है प्रश्न कि अगर आपसे पूछा जाए थारू जनजाति की पंचायत का नाम क्या है, तब तो आंसर है बिरादरी। पर थारू जनजाति की जो जातीय पंचायत होती है सर, इसको मंझेरा कहते हैं, मंझेरा। ये अलग होती है, इसमें गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति जो है वो फैसला सुनाते हैं। थारू जनजाति में वैसे तो पंचायत है बिरादरी, पर थारुओं की जातीय पंचायत जो है उसे मंझेरा कहा जाता था। धार्मिक मामलों में, आर्ट एंड कल्चर के मामले में जो फैसला सुनाएंगे उसे क्या कहते हैं? उसे मंझेरा कहा जाता था। तो थारुओं की पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत को बिरादरी, अध्यक्ष को महास्तो, उपाध्यक्ष बद्दर होता है, पंचगण है, मद्यपान करने की प्रथा है। और इसके अलावा जो जातीय पंचायत है, थारू जनजाति में जो जातीय पंचायत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे क्या बोलते हैं? उसे मंझेरा के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ पंचायती राज सिस्टम, एक तरफ आपने देखा सामाजिक व्यवस्था, दो प्रकार की व्यवस्था हुई। तीसरे प्रकार के सिस्टम पे आऊं, त्योहार और उत्सव। त्योहार और उत्सव, थारू समाज में कौन कौन से प्रमुख त्योहार और उत्सव आयोजित किए जाते हैं? ठीक है, प्रमुख त्योहार और प्रमुख उत्सव। चलो, बहुत कॉमन सी बात है, आप सुने होंगे पहले से। देखो, सबसे पहली बात आपको पता होगा कि थारू जनजाति एकमात्र भारत की ऐसी जनजाति होती है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि थारू और बोक्सा पहले एक ही कम्युनिटी थी। एक समय इन थारू और बोक्साओं के बीच में विवाद हुआ, तो थारू और बोक्सा अलग हो गए। मान्यता यह है कि थारू और बोक्सा जब एक दूसरे से अलग हुए तो उस समय दीपावली का दिन था। तो वो लोग ये मानते कि इस दिन हमारे धड़े अलग अलग हिस्सों में बंटे, इसलिए इस दिन हम खुशी नहीं मनाएंगे, दुख मनाएंगे। हो सकता है लॉजिक कुछ और भी हो, लेकिन दीपावली को यह जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है। इनके सबसे प्रमुख पर्वों की बात करेंगे तो इनका पहला पर्व जो इंपॉर्टेंट होता है बजहर। जब न्यू ईयर होता है, हिंदुओं का न्यू ईयर, तो नए साल के समय, मार्च के समय वो जो पर्व मनाते थे कहते हैं बजहर। थारुओं का सबसे प्रमुख पर्व जो है उसका नाम होता है बजहर। बजहर सबसे प्रमुख पर्व। और संपूर्ण, मतलब सिर्फ बात थारू की नहीं है, अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है ना, उत्तर प्रदेश का एरिया, खासकर आप देखो वृंदावन से लेकर के और तराई भाबर का क्षेत्र, या कुमाऊं भी इससे अछूता नहीं है। वहां का सबसे फेमस जो पर्व है ना वो है होली का पर्व। होली, गढ़वाल में होली एक दिन की ही मनाई जाती है साधारणतया ना, एक दिन बस होली। अब जिस दिन होली है तो भाई लगा दिया रंग। कुमाऊं में ऐसा नहीं, कुमाऊं में होली बड़ा फेमस पर्व है। संपूर्ण कुमाऊं में होली शुरू हो चुकी है। कुमाऊं में पता है तुम्हें, कुमाऊं में होली शुरू हो चुकी है, अभी तो अपने पीक पे पहुंचने वाली है। तो वहां पर तो एक हफ्ते पहले ही, होली से एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले होली खेली जानी स्टार्ट हो जाती है। बड़ा बेहतरीन रिवाज है वहां पर। जैसे मान लो आपका गांव है, आपके गांव में 50 लोग रहते हैं, तो आपने होली से 10 दिन पहले होली खेलनी स्टार्ट कर दी। आज सारे लोग एक के घर पे गए, ओ गीत गाने चले, बढ़िया से गुजिया वुजिया खाए, टकाटक व्यवस्था। यहाँ गढ़वाल में थोड़ा परंपरा कम है। जैसे तुम में कई सारे हो जिन्होंने गुजिया भी बनाया भी नहीं होगा ना, कि अब आज रात बनाएंगे, कल बनाएंगे, तो आराम से चल रहा, क्योंकि टारगेट लेके चल रहे परसों का।
और कुमाऊं में क्या करते, 10 दिन पहले ही आप सबसे पहले इनके घर गए तो आज पूरा गांव इन्हीं के घर है, इन्हीं घर होगा तो मंडाणी यही लगेगा। तो आज होली खत्म हुई, कल इनके घर, परसों इनके घर, परसों, तो लंबा चलता है होली का पर्व। और कहते हैं कि थारू जनजाति के अंदर होली उनका सबसे प्रमुख पर्व है। होली का पर्व थारू जनजाति में 2 रूपों में मनाया जाता है, यानी 2 प्रकार की होली थारू जनजाति में मनाई जाती है। पहले प्रकार की होली को थारू जनजाति के लोग कहते हैं जिंदी होली। पहले प्रकार की होली को क्या बोलते हैं, जिंदी होली, या फिर इसी को एक नाम और देते हैं, ये उजली, उजली होली या फिर जिंदी होली। ये पहला है। होली का पर्व थारू जनजाति में 2 रूपों में मनाया जाता है। पहली होली को बोलते हैं जिंदी होली या उजली होली। ये पर्व 1 महीने तक चलता है भाई, 1 महीने तक होली चलती उधर, ठीक है। 1 महीने तक जिंदी होली का पर्व मनाया जाता है, यानी होली आने से 1 महीने पहले से ये स्टार्ट हो जाएगा। जिंदी होली थारू जनजाति है तो शराब का खूब प्रचलन है। जैसे होली आने से ठीक 1 महीने पहले सभी के सभी लोग सुबह हुई, सुबह उठे, आज सुबह उठ के मान लो शराब का प्रचलन होता है पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय अंचलों में, जनजातियों में खूब प्राचीन काल में। अब क्या किया कि लोगों ने चलो शराब पी ली, और शराब पीने के बाद चलो जी अब खेलो होली। अब सब लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे, होली खेल रहे तो रंग लगा दिया एक दूसरे के ऊपर। नृत्यों में आप इससे पहले का चैप्टर पढ़े, लोक नृत्य। लोक नृत्य के नियम होते हैं, आपको नृत्य करना है। कौन सा नृत्य भाई, तांदी, तो पहले तांदी नृत्य आपको देखना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी कर लेंगे तांदी नृत्य, या कोई सा भी नृत्य हो। चौफुला, तो उस नृत्य के नियम होते हैं ना, 1 कदम आगे गए तो 2 कदम पीछे आए, हाथ ऐसे करके कैसे कनेक्ट करना है, तो नियम होते हैं। एक होता है फ्री हैंड वाला नृत्य। तो थारुओं में कोई स्पेशल लोक नृत्य नहीं है, कोई ऐसा नृत्य नहीं है कि उससे कोई नियम बना रखे हो। स्पेशली जब जिंदी होली का पर्व होता है, उजली होली का जब पर्व होता है, उस समय सब भूत बने भाई, सबका मुंह कलर कुलर लग रखा है, जैसा मन करे वैसा नृत्य करो। तो वो जो नृत्य करते हैं फिर उसको बोलते हैं खिचड़ी नृत्य। उस नृत्य का नाम कहते हैं खिचड़ी नृत्य। तो खिचड़ी समझ गए तुम, खिचड़ी नृत्य हाँ मतलब जैसा भी ना खिचड़ी, बस। तो खिचड़ी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता था, तो कहते हैं थारू जनजाति के द्वारा। जिस समय होली का पर्व होता है उस समय वे लोग खिचड़ी नृत्य का आयोजन करते थे, ठीक है। होली पहली जो होली मनाई जाती है उसको जिंदी होली या उजली होली कहते हैं। तो ये 1 महीने तक चलता है जिंदी होली या उजली होली का पर्व। और इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, खिचड़ी नृत्य। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी आदमी ने आपको पार्टी में इन्वाइट किया, सोचो किसी के यहाँ पर शादी हो और कोई आदमी आपको इन्वाइट करे कि शाम को आप आ जाना, हमारे घर में शादी है, तो आप क्या सोच करके जाएंगे शादी में। खाने के मामले में बताओ कि वहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है साधारणतया। हाँ पनीर टिक्का, अच्छा ना, मतलब हाँ मतलब नॉन वेज वेजिटेरियन, अच्छा मतलब ना आपके मन में ये उम्मीद है कि अगर मैं जा रहा हूँ शादी में तो वहां पकवान बने होंगे, व्यंजन बने होंगे कई प्रकार के। और हो सकता है कि इस मामले में आप उस दिन घर पे कम खाओ खाना, ऐसा भी हो सकता है ना। हम जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे अमूमन ऐसा कर लेते, कई मतलब बुलाता नहीं कोई, आपको इस कॉलेज में कौन बुलाता, जैसे तुम हो अभी कौन बुलाएगा तुमको यहाँ, जान नहीं पहचान नहीं किसी से, तो तुम्हारा कैसे चलेगा। कभी शादी में जाने का मन हो तो जाते तुम ऐसे ही, कहीं तो घुस जा, क्या दिक्कत है, जाते ना भाई। कई बार टेंट लगा होना चाहिए, हाँ जी घुस जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अंदर जाके आपको उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, जब आप अंदर गए खाना खाओ निकलो, तुम्हें क्या मतलब भाई किसी चीज से ना, तो ऐसा ही चलेगा। अब आप सोचो कि आप किसी की शादी में गए हो और शादी में जाने के बाद वो लोग आपको खाने के नाम पर खिचड़ी खिलाएं, तो ऐसी शादी में जाएंगे। तो क्या हमारे राज्य में ऐसी व्यवस्था है, तो आप समझना पिथौरागढ़ में सौका बूटियाओं की एक शाखा है। और सौका जनजाति में प्राचीन काल में क्या होता है कि जब किसी की शादी होती थी तो शादी के अवसर पर वो पकवान नहीं खिलाते, आपको खिचड़ी खिलाते थे। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर प्रश्न आएगा खिचड़ी नृत्य किस जनजाति में होता है तो आप कहेंगे थारू। लेकिन अगर प्रश्न आए खिचड़ी भोज, खिचड़ी भोज, भोज मतलब खाने के रूप में आपको खिचड़ी दी जाए, तब आप आंसर लिखेंगे सौका, जो कि भोटियाओं की एक ब्रांच है। वहां पर प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी कि भाई शादी ब्याह कोई भी अवसर होगा ना, सौका जो है ना ये भोटिया का एक ब्रांच है। तो अगर ये प्रश्न आएगा पिथौरागढ़ में जो भोटिया रहते हैं उनको सौका कहते हैं, तो अगर आपके पास प्रश्न आएगा खिचड़ी भोज की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है तो सौका। और खिचड़ी नृत्य, तो खिचड़ी नृत्य जो है वहां थारू जनजाति के अंदर नृत्य, वहां पर भोज यहाँ, ठीक है। चलो होली का पर्व 2 रूपों में मनाया जाता है, जिंदी होली या उजली होली 1 महीने। फिर कहते हैं थारुओं में पता नहीं क्यों एक परंपरा है कि जिस दिन सच में होली होती है ना, जिस दिन सच में होली हुई उस दिन से वो होली को
बिल्कुल अजीब टाइप का मनाते, उसको मरी हुई होली कहते हैं। वो कहते हैं होली मर गई, होलिका मर गई। रात को होलिका दहन करते हैं और तुम तो खुश होते हैं, होलिका मर गई। अब वहीं से तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट शुरू होगा ना। अब देख होलिका मर गई ना, कल सुबह देखा, यहाँ उल्टा है, होलिका मर गई, अब ये होली खेलना बंद कर देते हैं। अगले 8 दिनों तक वो शोक मनाते हैं, शांत रहते। क्यों? होलिका मर गई। अब क्यों पता नहीं, होगा कोई रिश्ता रुश्ता तो बात अलग है, पर 2 प्रकार से होली मनाई जाती है, जिंदी होली और मरी होली। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं छोटे छोटे। जैसे आयोग वालों ने पीछे प्रश्न पूछा, उजली होली किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? उजली मतलब जिंदी, और दूसरे प्रकार की होली मरी। तो त्योहार और उत्सवों में दीपावली शोक पर्व के रूप में, बाकी बजहर और बाकी होली इनका प्रमुख पर्व है। ठीक है, अब कुछ अन्य विशेषताओं पे आओ। पहला पॉइंट लिखना, थारू जनजाति का मुख्य व्यवसाय, इनका सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो इनका सबसे प्रमुख व्यवसाय कृषि है, जो कि जनरली अधिकांश जनजातियों में नहीं होगा। जनजातियों में कृषि और पशुपालन की परंपराएं कम होती है, परंतु थारू जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग पशुपालन भी करते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि थारू जो है वह एक स्थायित्व समाज है। यहां पर थारुओं के अपने खुद के गांव होते हैं, अपने खुद की कम्युनिटी होती है। तो इनका समाज कैसा है? स्थायी है। स्थायी, जैसे भूटियाओं का भी होता है स्थायी समाज, नहीं ना। भूटिया जनजाति के लोग गर्मी में रहते हैं कहां? पहाड़ों में, और सर्दियों में आ जाते हैं नीचे। तो कृषि और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय नहीं है। तो इनके समाज में आपको स्थायित्व दिखाई देता है। ये लोग जिस स्थान पर रहे काफी लंबे समय तक उसी क्षेत्र पर रहते हैं। तो मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन, और समाज कैसा होता है? तो आप देखेंगे स्थायित्व होता है समाज। अगला पॉइंट पे आओ, थारू एक आत्मनिर्भर जनजाति है। आत्मनिर्भर जनजाति, किसी पर डिपेंड नहीं रहते, अपना जीवन यापन करने के लिए स्वयं से अपने आप से खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। तो थारू को एक आत्मनिर्भर जनजाति माना जाता है। ठीक है, थारू जो है वह एक आत्मनिर्भर जनजाति के रूप में मानी जाती है। थारू जनजाति के जो लोग हैं वो रहते कहाँ हैं, ये बताओ आप मुझे सबसे पहले। तराई भाबर में कहा? देखो, तराई भाबर में सितारगंज, उधम सिंह नगर जो है ना, वो गढ़ है थारू जनजाति का। उधम सिंह नगर में सितारगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी चंपावत, नैनीताल, नेपाल, उत्तर प्रदेश में भी थारू रहते हैं। समझना कि सिर्फ उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश की भी जनजाति है थारू, यूपी में भी रहते हैं थारू, नेपाल में भी रहते हैं थारू, अपने नैनीताल के क्षेत्रों में भी रहते हैं, तराई भाबर में। ठीक है, पर मुख्य बात यह है कि वो लोग कहां पर निवास करते हैं? तो तराई भाबर में। तराई भाबर को एटकिंसन नाम का एक इतिहासकार हुआ और उसने कहा तराई भाबर मृत्यु भूमि है। एटकिंसन ने कहा। आप आगे इतिहास पढ़ोगे तो आपको एक भी राजा नहीं मिलने वाला है, एक भी राजा या राजवंश नहीं मिलेगा जिसने अपना राज्य तराई भाबर में स्थापित किया हो। तराई भाबर में राज्य स्थापित नहीं करते, कोई भी नहीं करता। कारण कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही मच्छरों का जन्म होता है। तराई भाबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मच्छर। यहाँ भाई मच्छर आ जाते हैं। अगर आप नए नए आए हैं देहरादून अभी, तो बस देहरादून का अच्छा वाला दौर लगभग खत्म, 5-10 दिन और फिर बुरा दौर शुरू। जुलाई आते ही भागने लगोगे तुम यहाँ से, और अगस्त आते ही, याद रखना उस दिन फोन करना मुझे, अगस्त आते ही तुम ही में से कई हॉस्पिटल में होंगे पड़े हुए। क्या हुआ? डेंगू डेंगू डेंगू, हर दूसरे व्यक्ति को डेंगू हो जाएगा। इधर होता रहता है, कॉमन सी बात है, हर साल भाई। पिछली बार हुआ, हमेशा कई 100 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ देहरादून की कहानी नहीं है, पूरे तराई भाबर में यही कहानी। कोटद्वार, रामनगर, रुद्रपुर, धामपुर। तो तराई भाबर को एटकिंसन कह रहा है कि तराई भाबर तो मृत्यु भूमि है, यहाँ तो लोग मर जाते हैं। अभी अभी एक वेब सीरीज बनाई है किसी ने, नेटफ्लिक्स पे मैं उसको देख रहा था। अंडमान निकोबार में एक वायरस फैला, मुझे नाम नहीं उसका पता। तो अंडमान निकोबार में एक वायरस के ऊपर उन्होंने नेटफ्लिक्स में एक बनाई है मूवी कि एक वायरस वहां फैल गया और जितने भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन वहां की एक लोकल ट्राइब्स है जिस पर उस वायरस का कोई असर नहीं हो रहा है। तो एक बहुत कॉमन सी बात है, आपने कई बार सुनी होगी ना। कोरोना में आपने देखा होगा कि जिन लोगों को कोरोना एक बार हो गया उनको दोबारा होने के चांसेस ज्यादा थे कि कम थे? क्यों? क्योंकि अब आपके शरीर में एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी है। थारू इतने समय से तराई भाबर में रह रहा है कि उसको मच्छर ने खाया, उसको डेंगू हुआ तो उसने दवाई नहीं ली डेंगू की, अब होती भी नहीं डेंगू की दवाई ना, डेंगू से खुद लड़ना पड़ता है शरीर को। तो जब उसको डेंगू हुआ उसकी बॉडी में खुद ही एंटीबॉडीज बनी,
अब दोबारा उसको मच्छर ने खाया तो कुछ नहीं हुआ, एंटीबॉडी है ना। तो उसके बॉडी में अब इतने एंटीबॉडीज बन चुके हैं कि मच्छर के काटने पर ना उसे डेंगू होता है ना उसे मलेरिया होता है। इसलिए जयसिंह रावत हमारे राज्य के एक इतिहासकार है, और जयसिंह रावत ने कहा, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, थारू, जयसिंह रावत कहते हैं थारू मलेरिया प्रूफ है। बल जैसे वाटर प्रूफ होता ना, वैसे वो मलेरिया प्रूफ है। मलेरिया प्रूफ मतलब उसको मलेरिया होगा ही नहीं। इसे थारू को कोई टेंशन नहीं है तराई भाबर में रहने में, वह तराई भाबर के क्षेत्रों में इजीली रह सकता है, उसे वहां पर मलेरिया डेंगू जैसी समस्याओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जयसिंह रावत एक इतिहासकार है, उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास लिखा है उन्होंने, और वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि थारू मलेरिया प्रूफ मानव है, उसे मलेरिया का कोई प्रभाव नहीं। अब आप सेकंड फेज में आओ। हमारे राज्य में यूके SSSC के द्वारा पेपर करवाया जाता है, वो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, फॉरेस्ट SI का पेपर, बाद में रेंजर का पेपर आपका यूके PSC करवाएगा। तो होता क्या है कि जब आपकी वन विभाग में ड्यूटी लगे, तो वन विभाग ने, जैसे इस बार कुछ बच्चे गए ना हमारे, तो ये देखा गया कि गढ़वाल मंडल के ज्यादातर बच्चों को कुमाऊं मंडल भेज दिया, कुमाऊं वाले बच्चों को गढ़वाल मंडल भेज दिया। अब हमारा एक स्टूडेंट है, अभी दूसरा तीसरा चौथा दिन है उसकी ज्वाइनिंग का, तो उसका फोन आ रखा था और ये कह रहा था, गुरु जी सब बढ़िया है, सब ठीक है, खुशी हुई, जॉब लगी, मजा नहीं आ रहा। बोला, बस ये कह रहा था मजा नहीं आ रहा। मैं बोला बेटा तो रुक तो जा, 2-3 महीना और रुक। कहाँ लगी तेरी ड्यूटी? तो कह रहा था कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर रामनगर प्रभाग मुझे मिला है, तो उसकी ड्यूटी लगी कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका मतलब उसको जॉब करनी पड़ेगी कहाँ, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जल्दी अपना ट्रांसफर ले ले, वो वहां काम नहीं कर पाएगा। समस्या ये है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जंगल है तराई भाबर में। सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है? तराई भाबर में सबसे ज्यादा जंगल है। उत्तराखंड का वन विभाग तराई भाबर के जंगलों को एक स्थायी रूप में उनका संरक्षण और संवर्धन नहीं कर पाता है, क्योंकि जुलाई अगस्त आते ही वन विभाग के अधिकांश लोग जब जंगलों में जाते हैं, मच्छर ने काटा, किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया। अब वन विभाग वनों का संरक्षण कैसे करे? तो इसके लिए उत्तराखंड वन विभाग ने थारू जनजाति के साथ एक अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। उत्तराखंड का वन विभाग थारू जनजाति को यह कहता है कि आप लोग इस क्योंकि आप मलेरिया प्रूफ हो ना, एक हिसाब से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज है, तो जो प्रॉब्लम हमको हो सकती है आपको नहीं होगी। तो थारू जनजाति का और उत्तराखंड वन विभाग का एक कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार थारू जनजाति के लोग तराई भाबर के जंगलों का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। जो काम वन विभाग को करना है वो करते हैं, और उसके बदले उत्तराखंड का वन विभाग थारू जनजाति के लोगों को पैसा पे करता है, और वो उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। इसे टांगिया कहते हैं। टांगिया, टांगिया क्या है? तो आप लिखना, उत्तराखंड में वन विभाग तथा थारू जनजाति के बीच का एक अनुबंध, दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट, थारू जनजाति और वन विभाग के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध, जिसके तहत थारू जनजाति के लोगों को वनों का संरक्षण और संवर्धन करना पड़ता है। टांगिया क्या है? तो वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग तथा थारू जनजाति के बीच, वन विभाग और थारू जनजाति के बीच एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत थारू जनजाति के लोग क्या करते हैं? वो जंगल का संरक्षण करते हैं, जंगल बढ़ाने में वन विभाग की मदद करते हैं। टांगिया, थारू जनजाति और उत्तराखंड वन विभाग के बीच एक अनुबंध हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अनुसार जो थारू जनजाति के लोग हैं वो जंगलों में वो सारे काम करेंगे जो वन विभाग को करने थे, और वन विभाग उनको पैसा पे करेगा। तो वो उनकी देखो आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया टांगिया। ठीक, परसों अपने क्लास में किया था, बताओ कितने बच्चों को याद है कि मछली पकड़ने का पर्व जो गढ़वाल में होता है उसे मौड़ कहते हैं, कुमाऊं में उसको डहो उठाना कहते हैं, थारू जनजाति में उसे क्या कहते हैं? खाबर। अगला पॉइंट लिखो, थारू जनजाति में मछली पकड़ने के पर्व को खाबर कहा जाता है। खाबर, खाबर मछली पकड़ने का पर्व। थारू जनजाति में मछली पकड़ने का जो पर्व आयोजित किया जाता है उसे खाबर कहा जाता है। थारू जनजाति में मछली पकड़ने का जो पर्व आयोजित किया जाता है उसे खाबर कहते हैं। ठीक है, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति थारू समाज एकमात्र जनजाति है जिसमें आपको मात्र सत्तात्मक समाज मिलेगा, अकेली। और किसी जनजाति में आपको मात्र सत्तात्मक व्यवस्था नहीं मिलने वाली। विवाह याद रखेंगे, काज और डोला। आपके पास परीक्षावाणी की बुक होगी ना घर में, तो कभी टाइम लगे तो उसे पढ़ लेना, फिर छोटे छोटे टॉपिक लिखे होते हैं, जैसे जनजाति चैप्टर खोलना,
वहां विवाह की प्रथाएं लिखी होती, अपना पराया, सगाई को अपना पराया, दिखनौरी दुल्हन को देखने जाना, अट्टा बट्टा सट्टा, चूल्हा बैठा, ये कुछ प्रथाएं होती है ना। तो उनको एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लेना कौन कौन सी प्रथाएं उसके अंदर आयोजित की जाती है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट प्रथा है 3 टिकटी। विवाह जब होगा तो एक साथ 3 परिवारों को आपस में जोड़ दिया जाता है। विधवा विवाह के 2 प्रकार है, चुटकटा और उठान। संयुक्त परिवार है इसलिए परिवार का मुखिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गंदूर। योग्यता अनुसार, योग्यता ऐसे प्रश्न कैसे आएंगे, कौन सी जनजाति में परिवार के मुखिया का चयन योग्यता अनुसार हो जाता है। या थारू जनजाति में भोजन विभाग की अध्यक्षा क्या कहलाती, बंसाही। पंचायत का नाम क्या था, बिरादरी। पंचायत का अध्यक्ष महतो या महास्तो। जातीय पंचायत का नाम मंझेरा, ये आपको बस ध्यान रखते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, बदधर। शराब पीने की प्रथा वगैरह वगैरह, यहां से कुछ पॉइंट, कौन सा पर्व, शोक पर्व, ठीक है। तो ये पहली कम्युनिटी है हमारे राज्य के अंदर निवास करने वाली जनजातियों में, ये पहली प्रकार की जनजाति है। अब दूसरी जनजाति पर जाने से पहले ये कुछ बेसिक बातें आप एक बार देख लो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बार बार इनका रूल जो है वो आता रहेगा। कि उत्तराखंड का ये जो नक्शा मैंने आपके सामने खोला है ना, ये तो पॉलिटिकल मैप कहते हैं इसको ना, पॉलिटिकल मैप। सरकार ने कहा है कि ऐसा है, तो फिर है तो क्या करना था, सरकार ने बोला ये हरिद्वार है, बोल तो होगा। फिर वो कह रहे हैं देहरादून है तो होगा। अब आप बताओ जरा, कोई आदमी यहाँ पे रहता होगा ना, यहाँ पे देखो ये, तो इसको बोला था ये देहरादून का निवासी है। या फिर आप सोचो कोई व्यक्ति का घर यहाँ पे होगा, देहरादून का मुख्यालय हम यहाँ पे है, देखो ये है देहरादून, और एक आदमी यहाँ पे रहता है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है सरकार की नजर में वो देहरादून जिले में आता है। और आप सच में देखोगे तो उसका पड़ोसी कौन है, उसका पड़ोसी टिहरी वाला है, जौनपुर वाला। तो उसकी कला और संस्कृति देहरादून वाले की तरह होगी कि टिहरी वाले की तरह, ऑब्वियस है। तो एक नक्शा तो ये है जिसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। आपको एक नक्शा माइंड में रखना है आर्ट एंड कल्चर में, जिसको बोलते हैं कल्चरल मैप, सांस्कृतिक नक्शा, कि संस्कृति के अनुसार हमारे राज्य को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। पॉलिटिकली हम उत्तराखंड को 13 हिस्सों में बांटते हैं, 13 जिले हैं। लेकिन अगर आप कल्चर के हिसाब से देखो तो हमारे राज्य में कितने सांस्कृतिक टुकड़े होंगे, एक बार देखना ध्यान से। ये देखो ये हिमाचल प्रदेश है, ये कौन है, उत्तरकाशी। हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच का क्षेत्र जहां टॉन्स नदी प्रवाहित होती है, इसको बोलते हैं बंगाण। ये पहला क्षेत्र है हमारा। क्षेत्रों के बस नाम आप याद रखें, ठीक है। इसको बोलते हैं बंगाण। बंगाण क्षेत्र कहां पर है, उत्तरकाशी। कौन सी नदी वहां प्रवाहित होती, टॉन्स। तो टॉन्स नदी घाटी को कहते हैं बंगाण, उत्तरकाशी में। फिर देखो यहाँ पर जो नदी है ना उत्तरकाशी में, यहाँ नदी आती है टॉन्स। फिर देखो टॉन्स के ठीक बगल में यहाँ एक नदी है, उसका नाम है यमुना। नदी घाटियों के आधार पर नाम का विभाजन होता है उत्तराखंड। अब यमुना नदी जब उत्तरकाशी में बहती है तो उत्तरकाशी में यमुना नदी की जो घाटी है उसको कहते हैं रवाई। उत्तरकाशी में जहां यमुना नदी बहती है तो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको रवाई कहते हैं। फिर देखो इस यमुना के बाद उत्तरकाशी का ये जो क्षेत्र बच गया, यहाँ गंगा नदी बहती है, और जहां गंगा नदी बहती है उसको बोलते हैं गंगाण। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, गंगाण। गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र। ऑब्वियस है, देखो गंगाण में थोड़ा बहुत टिहरी का भी हिस्सा आ जाएगा ना, क्योंकि गंगा नदी उत्तरकाशी के बाद टिहरी ही आती है। तो ये देखो ये बंगाण क्षेत्र है, ये रवाई है और ये गंगाण है। और फिर उत्तरकाशी में बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र, वो बिल्कुल पहाड़ वाला एरिया, उसको पर्वतीय कहते हैं, बाद में भाषाओं में बना देंगे। तो देखो बंगाण, रवाई, गंगाण, तीनों क्षेत्र कहाँ है, तीनों उत्तरकाशी में। फिर आओ आप देहरादून में। यमुना नदी उत्तरकाशी के बाद देहरादून एंटर करती है। जब यमुना नदी देहरादून में आएगी तो देहरादून में यमुना नदी घाटी के क्षेत्र को बोलते हैं जौनसार। यमुना नदी का पुराना नाम था जमुना। यमुना को पुराने जमाने में कहते हैं जमुना। अब जमुना को विभाजन का आधार माना है जमुना नदी। तो एक है जमुना के आर और एक है जमुना के पार। तो जमुना के आर जौनसार, और ये देखो जमुना पार वाला जो क्षेत्र है वो टिहरी में आता है, इसको जौनपुर कहते हैं। जौनपुर ये भी यमुना नदी घाटी का ही क्षेत्र, पर जमुना पार। तो जमुना पार क्या हो गया, जौनपुर। जमुना आर क्या हो गया, जौनपुर। तो ये वाला क्षेत्र जौनसार कहलाता है, ये वाला क्षेत्र जौनपुर कहलाता है। अब बाकी तो सिटी है ना देहरादून, तो ये तो आपका सिटी एरिया है, देहरादून का एरिया। ये आपका हरिद्वार है, इसको भी छोड़ दो। चलो अब आगे चलो। अब देखो जैसे ही आप पौड़ी के अंदर जाएंगे, दो जो मेजर क्षेत्र है, मेजर, उनको आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो पौड़ी जिले का वो हिस्सा जो देखो चमोली, बागेश्वर, इधर से एरिया बना रहा है ना, इधर बहुत इंटीरियर सा जो एरिया है, श्रीनगर पौड़ी के बाद का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं राठ। राठ एक एरिया का नाम है, जैसे जौनसार एक क्षेत्र, ऐसे ही पौड़ी जिले का बहुत ही एक इंटीरियर एरिया है जिसको बोलते हैं राठ, ठीक है। हाँ अब देखो इसके ठीक नीचे आओगे तो देखो अब यहाँ पर ये जो पौड़ी का ये वाला हिस्सा है ना, ये देखो किससे बॉर्डर बना रहा है, कुमाऊं से। तो यहाँ पर जो लोग रहेंगे ना, उनकी संस्कृति में थोड़ा तो कुमाऊनी संस्कृति का झलक देखने को मिलेगा। तो
गढ़वाल और कुमाऊं, यानी पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का ये जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं सलाण। इस क्षेत्र का नाम क्या होता है? सलाण, मतलब पौड़ी का एक क्षेत्र। तुमने गीत सुना सलानिया स्याली, सलानिया किसको बोलते? सलानिया, पौड़ी की जो लड़कियां होती ना उनको बोलते तुम सलानिया हो। सलानिया मतलब तुम सलाण के हो, तुम राठी हो। राठी हो मतलब तुम राठ के हो। तो पौड़ी जिले के अंदर एक क्षेत्र है राठ, एक क्षेत्र है सलाण। सलाण बोलते हैं ऐसे क्षेत्रों को, स्टेप एरिया जो होता है ना, सीढ़ीदार खेती वाले क्षेत्र। तो ये सुना है आपने गीत सुना सलानिया स्याली? सलानिया स्याली का मतलब सलाण की साली। गीत बने ना गढ़वाल में, लोग गीत बनाए गए। तो राठ क्षेत्र कहां पर आता है? राठ पौड़ी में। सलाण क्षेत्र का है पौड़ी में। और भी है जैसे चौंदकोट है, श्रीनगर है, उनकी बात नहीं कर रहे, जो मेजर क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद देखो आप, रुद्रप्रयाग कोई जिला ही नहीं है। रुद्रप्रयाग वाले नाराज मत हो ना, तुम 2-3 बच्चे हो ना नाराज मत हो, तुम्हारी बात ही नहीं करेंगे हम कभी। आर्ट एंड कल्चर में रुद्रप्रयाग वालों की कभी बात ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रुद्रप्रयाग तो टुकड़ों में बना। देखो रुद्रप्रयाग जिला 97 में कैसे बना? इतना चमोली से टुकड़ा तोड़ा, इतना टुकड़ा पौड़ी से तोड़ा, इतना टिहरी से तोड़ा। तो जो लोग इधर वाले हैं उनकी वही संस्कृति है जो टिहरी की है, जखोली ब्लॉक, और तो घनसाली के पास वाले हैं वो, तो वो सारे के सारे लोग जो रुद्रप्रयाग में है वो टिहरी की, उनकी कला संस्कृति वैसे ही होगी जैसे टिहरी की है। खरसू और उसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो भाई पौड़ी का ही कल्चर फॉलो करेंगे, और इधर वाले चमोली का। तो अपना कोई स्पेसिफिक कल्चर नहीं है रुद्रप्रयाग का ना। तो रुद्रप्रयाग अलग अलग क्षेत्र। अब केदारनाथ उस साइड है तो भाई आप चमोली वाला वही कल्चर चल रहा है, भाषा भी वैसी होगी, बोली भाषा पहनावा सब वैसे ही होगा। तो अलग से कोई स्पेसिफिक नहीं। अब देखो इसके बाद चले हम चमोली जिले के अंदर। चमोली के अंदर 2-3 चीजें बस आपको याद रखनी। एक, चमोली जिले का वो क्षेत्र जो गोपेश्वर और उसके आसपास का है, उस क्षेत्र को बोलते हैं दसौली। ये तो सुना है ना आपने नाम, दसौली ग्राम स्वराज संघ। तो गोपेश्वर उसके आसपास का जितना भी एरिया होता है उसको दसौली कहते हैं। सबसे मजेदार क्षेत्र आपको याद रखना, देखो ये जो बागेश्वर है ना, जो क्षेत्र बागेश्वर और चमोली के बीच वाला, ये वाला जो एरिया है, तो यहां पर जो भी लोग रहते हैं उन लोगों की भाषा गढ़वाली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो गढ़वाली भी बोलते हैं तो उनकी भाषा में थोड़ा थोड़ा कुमाऊनी भी। मंज कुमाइया सुना है तुमने नाम? आधा गढ़वाली आधा कुमाऊनी। तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र गैरसैंण और उसके आसपास का क्षेत्र, इसको बोलते हैं बधाण। ये बार बार आएंगे, मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, आगे हमारे पास बोली भाषा का चैप्टर है तो वहां तो सारे ही क्षेत्र बनाने पड़ेंगे। तो दसौली और बधाण ये दोनों के दोनों क्षेत्र कहां पर है? चमोली। राठ और सलाण और राठ पौड़ी, बधाण और दसौली, हाँ ये चमोली जिले के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब देखो इधर आएंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जो बिल्कुल नेपाल की साइड वाला एरिया ना, ये बिल्कुल ऊपर वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं अस्कोट। तो बहुत कॉमन नाम है, सुना होगा आपने। पिथौरागढ़ का सबसे ऊपरी क्षेत्र, लास्ट इंटीरियर एरिया जो होता है, उसको हम नाम देते हैं अस्कोट। फिर वहां छोटे छोटे क्षेत्र बने, उन पर नहीं टच करते, पर आप एक क्षेत्र याद रखो, अस्कोट। सोर है, सीरा है, गंगोली है, यानी गंगोली हाट है, सब छोटे छोटे क्षेत्र बने होंगे, उस पर हम टच नहीं कर रहे। आप सिर्फ अस्कोट एक याद रखना, क्योंकि हम जनजातियां पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे ही क्षेत्र उठा रहे हैं जहां पर जनजातियों का निवास स्थान हो। ठीक है, चलो यहाँ पर अस्कोट एक क्षेत्र आ गया। फिर से बागेश्वर, बागेश्वर वालों को वही है कहता था ना, तुम जिला ही नहीं हो तो ऐसा टुकड़ा तोड़ के बना, थोड़ा पिथौरागढ़ से, थोड़ा अल्मोड़ा से, थोड़ा चंपावत से, सब तोड़ के बना। चंपावत भी जिला, अलग से कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, पर फिर भी याद रखना जो चंपावत है ना वो है कुमाऊं। जब भी वर्ड आता है कुमाऊं, तो कुमाऊं मतलब अब चंपावत की बात। काली कुमाऊं किसको कहते हैं? चंपावत को बोलते हैं काली कुमाऊं। तो वो कुमैया क्षेत्र है, कुमैया, वहीं पर चंद राजा सबसे पहले आए थे। तो कुमाऊं का मतलब स्पेसिफिक, अब चंपावत की बात कर रहे हैं। नैनीताल जो है वो पूरी तरीके से 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक तो नैनीताल का मैदानी क्षेत्र है जो निचले वाला हिस्सा होगा, और एक जो नैनीताल का पर्वतीय क्षेत्र होता है, इसको रामगढ़ कहते हैं, रामगढ़ क्षेत्र ऊपर वाले। ठीक है, अल्मोड़ा ये पूरे कुमाऊं का केंद्र है। कुमाऊं की संस्कृतियों का केंद्र जो है वो अल्मोड़ा में है, क्योंकि चंद राजाओं की राजधानी कहां थी? अल्मोड़ा में। पहले चंपावत, बाद में कहां गए? अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए हैं। अल्मोड़ा में रानीखेत और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं पाली पछाऊ। पाली पछाऊ यानी पछाऊ क्षेत्र, पाली पछाऊ इसको नाम दिया जाता है। अन्य भी क्षेत्र है उसके अंदर बने हुए छोटे छोटे क्षेत्र, खसपरजिया, चौगरखिया, ऐसे क्षेत्र बने। पर ये कुछ एरिया है जो आपको ध्यान रखते हैं, क्योंकि जनजातियों को पढ़ते समय इन क्षेत्रों का बार बार उल्लेख आ सकता है भी, जैसे सलाण, जैसे राठ, बधाण, दसौली, अस्कोट। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब आप दूसरा पॉइंट को समझो। अब दूसरा पॉइंट समझना कि उत्तराखंड में ये आप एरिया एक देखो, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये है ग्रेट हिमालय, ये है महान हिमालय,
यहाँ पर सर जितने भी पर्वत है ना उनकी औसत ऊंचाई 6000 है, मतलब वह 7-7, 8-8 हजार मीटर की ऊंची पहाड़ियां हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसकी चोटियां। बहुत ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल काम की नहीं, खेती बिल्कुल नहीं होती, वन बिल्कुल नहीं है, जंगल नहीं है, खेती नहीं है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा है। ये ग्रेट हिमालयन क्षेत्र है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने स्वयं को इसी क्लाइमेट में एडजस्ट कर लिया। कई वर्षों से, हजारों सालों से कुछ लोगों ने स्वयं को इसी क्लाइमेट पे एडजस्ट कर लिया और वो यहीं पर निवास करते हैं। और ये हमारी दूसरी जनजाति है जो इस क्षेत्र में रहती है। क्या कहेंगे इसको? इसको कहते हैं भूटिया। जब ये आए ना, जब ये लोग आए थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों में एक कमिश्नर था, उसका नाम था ट्रेल कमिश्नर। अब वो ट्रेल नाम का कमिश्नर पहली बार ये वर्ड यूज करता है भूटिया। भूटिया कोई वर्ड ही नहीं है। अब भूटिया मतलब क्या हुआ? भूटिया का मतलब क्या है आप समझो। उत्तराखंड के पार जो तिब्बत है, तिब्बत को हम मध्यकाल में भूट कहते थे। तो भूटिया शब्द कोई शब्द है ही नहीं। कैसे इस चीज का पता चलेगा कि आप में से या किसी भी व्यक्ति में हम एक काम करें कि हम चमोली जिले में यहां रहने वाला कोई व्यक्ति हो, माणा घाटी में रहने वाला कोई भूटिया हो, तो माणा घाटी के भूटियाओं को कहते हैं मारछा। तो हम एक चमोली गढ़वाल के एक भूटिया व्यक्ति को बुलाते हैं, उसका नाम है मारछा। मारछा उस कम्युनिटी का नाम है। और दूसरा हम क्या करते हैं कि पिथौरागढ़ जाते हैं और पिथौरागढ़ से एक भूटिया को ले आते हैं जिसको हम जौहारी मान लो कह लेते हैं। जौहारी, जौहार घाटी में रहते हैं। इसको भी हम भूटिया कहते हैं, इसको भी हम भूटिया कहते हैं। लेकिन होगा क्या ना कि इन दोनों को अगर हम साथ बैठा दें तो न तो इनकी भाषा मिलती है, न इनका कल्चर मिलता है, कुछ भी नहीं। इसका अलग कल्चर, अलग बोली, अलग भाषा, अलग पहनावा। इसकी अलग बोली, अलग भाषा, अलग कल्चर, अलग पहनावा। तो फिर ये एक जनजाति कैसे हुई ना? एक तो है ही नहीं, थी नहीं कभी एक जनजाति, कभी थी ही नहीं। यहाँ जो लोग रहते थे वो सौका थे, यहाँ रहते थे जौहारी, यहाँ तोलछा, यहाँ मारछा, यहाँ जाड़। तो ये तो अलग अलग कम्युनिटीज है, पर अंग्रेजों ने इन पांचों कम्युनिटीज को भूटिया कह दिया। तो इसलिए हमको जो अगली जनजाति पढ़नी पड़ती है उसमें वास्तव में हम एक जनजाति ना पढ़ के 5 जनजातियां पढ़ रहे होते हैं। जाड़ का कल्चर अलग होगा, मारछा का अलग, तोलछा का अलग, सबका कल्चर अलग होगा। ठीक है, तो चलो कल की क्लास में फिर इसको स्टार्ट करेंगे, मारछा तोलछा वाला। पर कल की क्लास को क्या अब तो